कोविड-19 ने हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। ऐसी बातें जिसके बारे में सोचना तो दूर, हम कभी बात नहीं करते थे, ज़िक्र नहीं करते थे, अब वो एक समस्या बनकर सामने आ खड़ी हो सकती है। कई लोग अपनों को खो रहे हैं और ऐसे में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके बैंक अकाउंट को लेकर आपको क्या करना है? क्या प्रोसीजर है? क्या रूल्स हैं? क्या रेगुलेशन है? आज इसी पर मास्टर क्लास में होगी बात। आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 में इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मनी 9 की वेबसाइट पर आपको इस तरह के और भी कई काम की बातें पढ़ने को मिलेंगी, तो जुड़िए मनी 9 के साथ। आज इसी पर होगी बात। मेरे साथ है हर्ष रूंगटा, फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और इनसे हम समझेंगे कि आपको बैंक अकाउंट को लेकर किस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो आज की मास्टर क्लास में बहुत ही काम की बात हम करने वाले हैं। मिस्टर रूंगटा, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। और मुझे लगा इस टॉपिक पर आपसे अच्छे इस पूरी प्रक्रिया को समझाने वाला मुझे और कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस पर मैंने आपसे बहुत सारी बात की, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो जब कोई गुजरता है तो उस समय एक तो जो भी फैमिली है वो गुजर रही होती है एक इमोशनल स्ट्रेस से, लेकिन साथ में ये उनके उनसे जुड़े जो बैंक अकाउंट है उनका भी ख्याल रखना होता है। शायद ये सारी बातें जो है वो उतनी ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या आप क्या सलाह देते हैं कि डेथ के बाद कब तक आपको ये अकाउंट बंद कर देना चाहिए, या फिर ये अकाउंट चलता भी रहे तो दिक्कत नहीं हो? तो मतलब पहले 15-20 दिन, 1 महीना तो मेरे ख्याल से परिवार इस सदमे से निकल ही नहीं पाता। उसके बाद अगर हम देखें तो आरबीआई रेगुलेशंस आपको दोनों चीज अलाउ करता है। वो अलाउ करता है आपको कि इस आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें, तो बैंक उस अकाउंट को, अब जो भी उस अकाउंट में पैसे आएंगे वो उस अकाउंट को रीस्टेट कर देता है। इट इज एस्टेट ऑफ मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, जो भी जिनका भी नाम से अकाउंट था उसका एस्टेट के नाम से उस अकाउंट को रिक्वेश्चन कर सकते हैं। उससे होता ये है कि अगर आपके समझो डीमैट से लिंक्ड है, आपके पेन कोई भी चीजों से लिंक्ड है अकाउंट, तो उसमें वो पैसे आते रहेंगे और क्रेडिट होते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इस अकाउंट को बंद कर दें और जहां से पैसे, और ये पैसे वो लौटा देंगे ऑब्वियसली, अगर आएंगे व्हेन इट कंटिन्यूज टू कम तो वो उसको वापस लौटा देंगे। और आप पर्टिकुलर जगह पे जाइए, वहां जो भी प्रक्रिया है नॉमिनेशंस वगैरह की, ट्रांसफर करने की, वो करके और फिर पैसे जो भी उन जिनको भी वो पैसे मिलने चाहिए उनके नाम पे लें। दोनों में सबसे इजियर यही है कि अकाउंट को जारी रखिए। बैंक को इन्फॉर्म करने से उस अकाउंट का नाम वो मिस्टर सो एंड सो की जगह एस्टेट ऑफ मिस्टर सो एंड सो कर देंगे। इन प्रैक्टिस होता ये है कि बैंक को इन्फॉर्म करने में फैमिली देरी करती है, क्योंकि ये और इतना इस रेगुलेशन के बारे में भी नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा, एज लॉन्ग एज जो इनकम हो रही है उसको आप टैक्स में डिस्क्लोज करें, ऐसा कोई आप बहुत वायलेट नहीं कर रहे हैं कोई लॉ को या तो आप बस रेगुलेशन। अकाउंट का नेचर बदल देंगे, आप कह देंगे कि ये स्टेट ऑफ सो एंड सो करके आप उसका नेचर बदल देंगे और उसमें फिर वो जो भी पैसे आते हैं वो आते रहेंगे। तो ये बैंक को इन्फॉर्म करने में देरी हो जाती है, आपने बात कही मिस्टर रूंगटा। मैं समझना चाहूंगी कितने जल्दी आपको लगता है, किस टाइम फ्रेम में बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जिस शख्स के नाम पर ये अकाउंट है वो नहीं रहे? तो ये सारे रेगुलेशंस प्रियंका हमें समझना चाहिए, ये कोई इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, कोई पार्लियामेंट ने नहीं इसको बनाया। आरबीआई रेगुलेशंस हैं, इसमें तो लेट डाउन भी नहीं है कि कितने दिनों में करना चाहिए। जब लेट डाउन नहीं होता है तो उसका ये मतलब होता है कि इट हैज टू बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा, मतलब हमारे जो भी कल्चर है, जो भी है, कोई भी रीजनेबल टाइम हो सकता है। 15 दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, और इसमें कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। एज लॉन्ग एज जो इनकम हो रही है उस पर आप टैक्स में
पूरा डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो अगर आपने देरी भी कर दी तो ऐसा नहीं है कि आप कोई लॉ को वायलेट कर, लेकिन कर देना चाहिए। यानी सेंसिटिव है, जो रेगुलेशंस भी हैं इसको लेकर के वो काफी सेंसिटिव है। अब मैं पूछना चाहूंगी, जब एक बैंक अकाउंट एक होता है कि जो इंडिविजुअली होल्ड करते हैं, उस केस में तो नॉमिनी को सारा अधिकार मिल जाएगा उस बैंक अकाउंट का, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या प्रक्रिया होती है, और इसके बाद जॉइंट अकाउंट में क्या प्रक्रिया होती है मिस्टर रोहटा? तो अगर पहले हम जॉइंट अकाउंट की बात करें तो जॉइंट अकाउंट समझो दो लोगों में है, और नॉर्मल अधिकांश जॉइंट अकाउंट्स आइदर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर, ऐसे जो भी उनके नोमेनक्लेचर होते हैं बैंकों के, जिसका आशय ये है कि दोनों में से या मतलब जो भी बच जाएगा उसका ये अकाउंट हो जाएगा, उसका आशय ये है। जहां तक सिंगल अकाउंट की आपने बात करी, अच्छा जॉइंट अकाउंट की फिर से बात करते हैं। अगर जॉइंट अकाउंट आइदर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर अगर ऐसा नहीं है तो इट विल बी, इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो सिंगल अकाउंट विदाउट नॉमिनी अगर होगा, उस जॉइंट अकाउंट में अगर नॉमिनी नहीं है तो वो जो सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर है प्लस उसके जो डिसीज्ड जॉइंट होल्डर के जो लीगल एयर्स हैं, वो मिलके उनको जो है उस अकाउंट का अधिकार होगा, और मतलब वो लीगल एयर्स पता करना होगा। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि अगर आपने आइदर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर और 3-4 तरीके के ये नॉर्म्स हैं, अगर इस तरीके का जॉइंट अकाउंट नहीं खोला है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट होल्डर को नहीं जाता है। और आरबीआई ने जोर दिया है कि ये चीजें बैंक अपने डिपॉजिट होल्डर्स को बताए, कई बार कंट्रोल पर्पसेस के लिए। समझो मैं किसी के साथ मैंने अकाउंट खोल रखा और हम चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल हो, मेरी भी साइन हो, उनकी भी साइन हो, और साइन की ही बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक की डेथ हो जाए तो पैसे दूसरे। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ये रूल्स बनाए गए हैं। अच्छा मिस्टर रोहटा, जॉइंट अकाउंट पर तो हमने डिटेल में बात कर ली, अब मुझे बताइए अगर इंडिविजुअल अकाउंट है और उसमें नॉमिनी है तब क्या होगा, और नॉमिनी नहीं है तब क्या होगा? लीगल आयर को कैसे इस बैंक अकाउंट का पैसा और इसके सारे राइट्स मिलेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि आरबीआई ने जनरल प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपने रेगुलेशंस में, और फिर ये बैंकों पर छोड़ दिया। जहां नॉमिनी है वहां कोई दिक्कत नहीं है, बैंकों का काम कोई लीगल एयर कौन है ये पता करना बैंकों का काम नहीं है। आरबीआई ने साफ लिखा, ये पूछना कि लीगल एयर कौन है ये बैंकों का काम नहीं है। अगर वैलिड नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को आइडेंटिफाई करना है कि जो नॉमिनी किया गया है वही ये है, और उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी करना है वो करिए, लेकिन एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया तो नॉमिनी को पेमेंट आप कर सकते हैं, उसके आगे बैंकों के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब नॉमिनी नहीं है तो क्या, तो ऑब्वियसली लीगल एयर्स उसको जो है उनका ये जो अकाउंट है उसके जो पैसे हैं वो लीगल एयर्स को बिलोंग करते हैं। अब लीगल एयर्स का कैसे पता चले? तो ये आरबीआई ने जो रेगुलेशंस लिखे हैं उन्होंने ये कहा है कि लीगल जो सक्सेसर सर्टिफिकेट, ये जो सारे what shall you say, all these they use a term called legal representation, कि ये वो जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, महंगी है, और अमाउंट्स अगर इतने बड़े नहीं हैं तो वो इट इज नॉट इकोनॉमिकल। तो उन्होंने बैंकों को छूट दी है कि डिपेंडिंग आप डिसाइड करिए कितनी अमाउंट तक आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए कि लीगल एयर्स कौन है, हु आर द लीगल एयर्स, और उनसे इंडेमनिटी लेके आप पैसे रिलीज कर दीजिए, अपने आप गाइडलाइंस बना लीजिए। ओके, तो ऐसा उन्होंने साफ लिखा है, उन्होंने क्लियर लिखा है कि
लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब ये लेटर ऑफ सक्सेशन, ये सारी चीजें लाना, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। सर एक बात जो है फिक्स डिपॉजिट, इसका क्या होता है अगर जिसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट है वो नहीं रहते हैं तो fixed deposit is any other account. As far as RBI regulations are concerned, fixed deposit is like any other account. सिर्फ एक चीज उन्होंने फिक्स डिपॉजिट के बारे में कहा है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अगर बीच में डेथ हो जाती है तो उसका क्या होगा। ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये जब आप फिक्स डिपॉजिट खोल रहे हैं उस फॉर्म में ये सारी कंडीशंस आप मेंशन करिए और फिर उसको अप्लाई करिए। बैंकों के लिए ओपन है, देख, एज लॉन्ग एज बैंकें वो कंडीशंस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में दे दें तो ये बैंकों के लिए ओपन है कि वो सेम फिक्स डिपॉजिट टिल ओरिजिनल टेन्योर कंटिन्यू रहेगा, कि अगर वो चाहे तो नॉमिनी उसको पैसे ले लेगा। आरबीआई ने सिर्फ ये कहा है कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है, अगर नॉमिनी कहता है कि मुझे नहीं रखना और मुझे अभी चाहिए पैसे, तो प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकता। नॉर्मल एफडी में प्री पेमेंट चार्ज हो सकता है, डेथ के बेसिस पे जब पेमेंट होता है उसमें प्री पेमेंट चार्ज बैंक नहीं लगा सकता। बाकी कंडीशंस, क्योंकि ब्याज समझो हाई रेट पे दिया हो, सीनियर सिटीजन हो उसको हाई रेट मिलता है, नॉमिनी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, तो उसका क्या प्रोविजन है वो एज लॉन्ग एज दे पुट इट इन द फॉर्म दैट इज ओके, वो लागू हो जाए। बैंक पर डिपेंड करेगा, हो सकता है वो अलाउ करें कि आप फुल टर्म करना चाहें, जो शख्स बच गए हैं वो कर सकते हैं। वो हर बैंक के अपने रूल्स होंगे इससे रिलेटेड, वो आपको पता करने होंगे, राइट। और लॉकर्स होते हैं लोगों के बैंक में, तो जिनके नाम पर लॉकर है अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं उस लॉकर के लिए फिर क्या प्रक्रिया होगी? तो उसके लिए भी लेट डाउन प्रोसेस है। अगेन आरबीआई के सारे रेगुलेशंस और वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं और उन्होंने यही कहा है कि जो प्रिंसिपल अकाउंट्स पे लागू होते हैं वो ही उसको करीबन उसी तरीके से, लॉकर इज नॉट एन अकाउंट, करीबन उसी तरीके से आप उसको लॉकर्स पे भी अप्लाई करिए, और म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करिए, करीबन जितना अप्लाई हो सकता है वैसे ही अप्लाई करिए। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ लॉकर जहां पे हस्बैंड वाइफ लेटर से दोनों को उस लॉकर को यूज करने की परमिशन थी, तो एक तरीके का जॉइंट अकाउंट हो गया, जॉइंट लॉकर। तो जो रूल्स जॉइंट लॉकर जॉइंट अकाउंट्स पे अप्लाई होते हैं वो यहाँ अप्लाई। नॉमिनेशन होगा तो सेम रूल्स है कि आप नॉमिनी को आइडेंटिफाई करिए, ओके। आइडेंटिफाई, वंस द नॉमिनी इज आइडेंटिफाइड देन आप उसके बीच में मत जाइए कि सक्सेसर कौन है क्या है। नॉमिनी भी नहीं है, सिंगल यूजर था सेफ लॉकर का, ट्रीट इट लाइक अ सिंगल अकाउंट जिसमें नॉमिनी नहीं। राइट। तो मैं आखिरी में आपसे हर्षी ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जब हम ये सारी बातें पहले नहीं करते थे अब करने लगे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, तो मुझे लगता है आप जो लोग अपना बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो अपने नॉमिनी और ये सर्वाइवर बेनिफिट वाले क्लॉजेस जिसके बारे में हम शायद नजरअंदाज कर देते थे, इसको एक बार देखना और इसको समझना जरूरी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बिना नॉमिनी के कोई अकाउंट ना खोलें, ओके, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्लाइंट की तरफ से है कि जब आप अकाउंट खोलें, इवन जॉइंट अकाउंट हो, कई किस्से देखे हैं जब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं रहे और चूंकि जॉइंट अकाउंट था उसका कोई नॉमिनी नहीं रखा था, क्योंकि हम दोनों तो ऑलरेडी जॉइंट हैं, आइदर और हैं, ओके। तो जॉइंट में भी नॉमिनी रखें तो बेटर रहेगा। और सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पेंडेमिक के दौरान अब ये उभर के आ रही है कि सक्सेसिव नॉमिनेशन चाहिए। होता ये है कि जब हमने अकाउंट खोला तब हमने किसी को नॉमिनी, हमारे बेटे को, वाइफ को नॉमिनी रखा, अब 8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, हो सकता है उस दौरान नॉमिनी गुजर गया, ओके। तो अब दूसरा नॉमिनी ध्यान नहीं रहता, बैंक को पता भी नहीं है कि नॉमिनी गुजर गया, बिकॉज बैंक की कोई नॉमिनी से
रिलेशनशिप नहीं है। तो एज फार एज बैंक इज कंसर्न, नॉमिनी एग्जिस्ट्स, इट इज अ अकाउंट इन विच देयर इज अ नॉमिनी। तो देयर नीड्स टू बी, जैसे विल में होता है कि सक्सेसिव नॉमिनी, कि ये बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिशियरी अगर मुझे प्रीडिसीज करता है या करती है तो ये बेनिफिशियरी है, जिसको सक्सेसिव नॉमिनेशन कहते हैं। ये रूल्स लाना बहुत जरूरी है और ये रेगुलेटर कर सकता है, इनको करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर रुंगटा, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई जिसके बारे में हमें पता नहीं था। आरबीआई की ये सारे नियम है, मैं उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के नीचे जरूर दे दूंगी ताकि आप उनसे पढ़ सके। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन हाँ, बाय बाय आपको करने के पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कॉन्वर्सेशन अच्छे लगते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपको एक बेल आइकॉन नजर आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हम इस तरह के वीडियोस, बातचीत लेकर आते रहेंगे जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चले कि जिसके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होगी, और कुछ टॉपिक्स जिस पर आप सुनना चाहते हैं, हमारे गेस्ट को हमसे बातचीत सुनना चाहते हैं, हमें जरूर भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।